हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने मौर्य वंश तक की लगभग सारी बातें कर ली हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। जैसे कि अरमाइक लिपि से संबंधित जो अभिलेख मिलते हैं उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, तो एक तो आप देख लीजिएगा अफगानिस्तान के एक जगह है अफगानिस्तान में पुले दारून, जो कि लमगान घाटी में पड़ता है। यहाँ से शिलालेख प्राप्त होता है जो कि जिस पर अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। वैसे ही अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है, ये मैंने सब बता दिया है आपको। उसके बाद हाँ, ये देख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान के तक्षशिला से प्राप्त होता है अरमाइक लिपि से संबंधित अभिलेख अशोक के टाइम में, ये सब मैंने बता दिया है आपको। और ये भी मैंने बता दिया है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि की बात अगर करें तो ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएँ से दाईं तरफ लिखी जाती है, जैसे हम देवनागरी लिपि को लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, बाईं से दाएं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, बाएं पहले आएगा फिर दाएं। चाहे हिंदी जैसे लिखते हैं वैसे ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे ही ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। और खरोष्ठी की बात कर लीजिए तो ये उल्टा लिखा जाता है उर्दू के जैसे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, दाएँ से बाएँ की तरफ। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि अशोक से पहले प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अनुराधापुर से प्राप्त होते हैं। अनुराधापुर श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बता ही दिया, अफगानिस्तान का जो बामियान है ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक ध्यान फैक्चुअल बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसमें बच जाता है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनको देख लेते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया ही था कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, असल में जो प्रशासन है, प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 7 तत्व बताए हैं जिनको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। तो 7 तत्व की बात कर ली जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया है तो आप इनको देख भी सकते हैं। तो कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत हैं ये सारे यहाँ पर हैं। और मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका में भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था उस समय। तो ये 7 से आप कन्फ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत हैं उनको यहाँ पर दिखा दिया। और साथ ही में पैरेलल में ये मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका में वर्णन किया गया है कि भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये इन 7 वर्गों को भी यहाँ पर दिखा दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये सप्तांग सिद्धांत और ये 7 वर्ग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन 7 से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर कन्फ्यूजन होता होगा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, मेगास्थनीज के 7 वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने दोनों को पैरेलली दिखा दिया है ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। तो कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि प्रशासन को चलाने के लिए जो 7 महत्वपूर्ण तत्व है उसमें एक राजा होना चाहिए, मतलब स्वामी होना चाहिए, स्वामी अर्थात राजा। उसके बाद अमात्य की बात कही गई है, अमात्य अर्थात राजा का जो प्रधानमंत्री होगा, सचिव होगा। और उसके बाद जनपद की बात कही गई है कि जो राज्य होगा उसके बाद एक क्षेत्र होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, ठीक। दुर्ग की बात कही गई है, किला होना चाहिए। कोष की बात कही गई है, खजाने की बात कही गई है। सेना, ये तो आप आसानी से समझ ही रहे हैं। मित्र की बात कही गई है कि मित्र होने चाहिए। और मेगास्थनीज की इंडिका में जो वर्णन किया गया है कि भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये 7 वर्ग अलग है, ये सप्तांग सिद्धांत अलग है। ये प्रशासन को चलाने के लिए 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं। जबकि वर्ग की बात कर लिया तो भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था। जैसे विभाजित किया गया था ना, ऐसे काम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काम के आधार पर अलग अलग ये वर्ण बनाए गए हैं। वैसे ही भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, जो पुस्तक है, जो रचना है, उसमें ये वर्णन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? एक तो ये दार्शनिक, फिर कृषक वर्ग, किसान वर्ग, उसके बाद अहिर या फिर पशुपालक वर्ग, कारीगर,
कारीगर आ जाते थे। उसके बाद सैनिक की बात कर ली जाए, निरीक्षक जो होते थे वो आ जाते थे, मंत्री या फिर मंत्री एवं उपदेशक जो होते थे राजा के दरबार में, ये लोग आ जाते थे। तो ये 7 वर्ग थे मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन में जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 7 वर्ग के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है, तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ऐसे ही रिवीजन के क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा तो। उसके बाद मौर्यकालीन न्यायालय व्यवस्था की बात कर ली जाए तो जो दीवानी न्यायालय होते थे, दीवानी अर्थात आप समझते हैं, दीवानी कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पैसे से संबंधित मामला होता है, मामले का निपटारा किया जाता है, वो दीवानी न्यायालय होता है। दीवानी या फिर व्यवहार न्यायालय आप सुने होंगे या फिर अपने जिला में देखे होंगे व्यवहार न्यायालय। तो जो दीवानी न्यायालय होता था उसको क्या कहा गया है? धर्मस्थीय, ठीक है। वैसे ही फौजदारी की बात कर लीजिए, जो क्रिमिनल मामले से संबंधित निपटारा किया जाता है, तो फौजदारी न्यायालय को क्या कहा गया है? कंटक शोधन। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा, कंटक शोधन। उसके बाद बात कर ली जाए तो मौर्यकालीन समय की बात कर ली जाए तो गुप्तचरों के 2 वर्ग होते थे। एक की बात कर ली जाए तो संस्था कहा गया है, जो कि एक ही स्थान पर रहते थे। एक ही स्थान पर रहने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा गया है? संस्था कहा गया है। वही संचरा की बात कर ली जाए तो संचरण करते थे, भ्रमण करने वाले थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये भ्रमण करते थे। उसके बाद मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी को देख सकते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उनको क्या कहा जाता था? जैसे कोषाध्यक्ष जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? सन्निधाता, ठीक। समाहर्ता तो आजकल भी यूज किया जाता है, तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी होते थे, कर संग्राहक जो होते थे, कर का संग्रहण करने वाले, उनको क्या कहा गया? समाहर्ता, जिनको आप कलेक्टर बोलते हैं आजकल, ठीक है। वैसे ही महालेखाकार की बात कर ली जाए तो इनको क्या कहा गया है? अक्षपट्टलिक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पण्याध्यक्ष, पणी जहाँ पर ये लगा होगा ना, प्रेफिक्स की बात कर ली जाए तो वाणिज्य से संबंधित समझ लीजिएगा, व्यापार वाणिज्य से संबंधित ये वर्ड है। तो पण्याध्यक्ष की बात कर ली जाए तो ये कौन होते थे? वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही सीताध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा गया है? सीताध्यक्ष। और मापतौल के जो अधिकारी होते थे उनको पौतवा अध्यक्ष कहा गया है। ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और रक्षिन जो होते थे, तो ये तो नाम से ही आपको दिख रहा है, जो रक्षा करने वाला काम करते थे राज्य के अंदर, तो वो होते थे पुलिस अधिकारी को क्या कहा गया है? रक्षिन कहा गया है। तो ये सब देख सकते हैं। उसके बाद मौर्यकालीन कुछ प्रमुख सिक्के हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे सोने के सिक्के को क्या कहा गया है? सुवर्ण या फिर निष्क कहा जाता था, तो निष्क ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। वही मौर्यकाल की प्रमुख मुद्रा की बात कर ली जाए, जो राजकीय मुद्रा, वो पर्ण है। ये चांदी के सिक्के होते थे, पर्ण। चांदी के सिक्के जो होते थे इनको क्या कहा गया है? काशापण आप देखेंगे, धरण देखेंगे, पर्ण जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पर्ण, ठीक। वैसे ही तांबे के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा गया है? माशक या फिर कांकली। और उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं, आप देख सकते हैं। इंडिका के अकॉर्डिंग, जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। नगर प्रशासन की बात करें, नगर का जो प्रशासन था, प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों की बात की गई है। 6 समितियां भी बनाई गई थी। जहां कौटिल्य के अकॉर्डिंग प्रशासन को चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है, वहीं मेगास्थनीज की इंडिका के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता था। जिन 6 समितियों की प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां, 5-5 सदस्य, कुल कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 6 समितियों का गठन किया जाता था, जिनमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। 6-5 30 सदस्य कुल हो जाते हैं, ठीक है। सेना की बात कर ली जाए तो सेना में भी 6 समितियों का गठन किया जाता था, जिनमें हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे, ठीक। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह देख लीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे देखिए कि भारत का जो पश्चिमी तट है उधर देखिएगा भड़ौच और सोपारा है। वहीं पूर्वी तट की बात कर ली जाए, ये बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति है, ठीक। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इनको देख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में देखते रहिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद बात की जाएगी मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल के बाद आ जाता है गुप्त वंश, फिर गुप्तोत्तर काल। 3 टॉपिक्स और हैं, 3 वीडियो, छोटी छोटी वीडियोज में हम कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।